हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। इस वीडियो को थोड़ा देरी से कर पाया हूं लाइव, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो बच्चों, आज आपका फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट रह ना जाए, और बहुत सारे बच्चे सिर्फ अंकित भाटी सर वीडियो बनाएंगे उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा आप मानते बहुत हो। उसके लिए तहे दिल से मैं आभारी हूँ। लेकिन आपका ये भाई आपके विश्वास पे हमेशा खरा उतरा है, अब भी उतरेगा। तो आपकी कोई भी, क्योंकि आपने इतना विश्वास दिखाया है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी इतनी सी भी सिंगल मिस्टेक आपके फॉर्म में ना छूट जाए, कैसी भी। बच्चों, आज ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने पोस्ट में प्रेफरेंस कुछ आड़ी टेढ़ी भर दी तो वो कभी बदली नहीं जा सकती सिलेक्शन तक। ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बीएसएफ को लास्ट चॉइस भरते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बीएसएफ अधिकतर लोग, मैं कहता हूँ 99% लोग बीएसएफ को लास्ट में रखते हैं। और सबसे टॉपर होने के बावजूद भी पिछली बार एक लड़की को फर्स्ट चॉइस उसने बीएसएफ ही डाल दिया था, क्योंकि जब हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें सबसे ऊपर बीएसएफ लिखा रहता है। और भाई क्या किया आपके इंटरनेट वाले ने, जो बिल्कुल नोटिफिकेशन से कॉपी करके वो सीधा वही चॉइस भर दी, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, और उसको जाना भी पड़ा क्योंकि भैया मजबूरी है यार, जॉब तो छोड़ नहीं सकती। और पहली रैंक वाली लड़की और बीएसएफ में गई है। बीएसएफ में ये नहीं कहता बुरी नौकरी है, सैलरी तो वहाँ इनसे भी अच्छी है। बट जो आप ये सोचते हो कि यार मुझे पढ़ने को थोड़ा सा आगे टाइम मिल जाए, शायद बीएसएफ की इतनी हार्ड ड्यूटी है जहाँ पढ़ने का समय तो आप भूल जाओ। ठीक है, आप फिर देश सेवा तो सबसे अच्छे स्तर की अगर कहीं से कर सकते हो तो बीएसएफ में ही कर सकते हो, है ना बच्चों। और मैंने सुबह भी बताया था कि भैया जब से अग्निवीर हुआ है आर्मी में, तब से आर्मी वाला सारा बच्चा, चाहे वो एयरफोर्स का था, चाहे वो टेक्निकल का था, चाहे वो जीडी का था, वो सारा बच्चा इधर आ गया है, तीनों सेनाओं का। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एक अच्छी बात इस बार ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत तगड़ा कंपटीशन मिला था। 140 तक कट ऑफ जा रही थी, 135-34 तो आम बात थी यूपी जैसे स्टेट की। तो भाई उसका कारण था कि 3 साल के अनुभवी बच्चे को भी मौका दे दिया गया था, कारण क्योंकि एज में छूट दी गई थी। इस बार वो सब देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 26,000 को सोच के पिछली बार कह रहे सर 50,000 वैकेंसी थी तब कट ऑफ इतनी हाई गई। इस बार 26,000 वैकेंसी है तो अब के तो कट ऑफ आसमान छुएगी। पहले तो बता दूं कि 2-3 नंबर में ही, ये बाद के जो 25,000 बच्चे जो ज्यादा थी ना पिछली बार वैकेंसी, ये 2-3-4 नंबर में ही आ जाते हैं सारे, कभी सोच रहे हो। ठीक है, अगर और 25,000 बढ़ जाए ना तो 2-3 नंबर ही डाउन जाएगी बस कट ऑफ। कभी सोचते हो आपकी बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। और वैकेंसी 50,000 और बढ़ जाए ना, 26 ईयर 50 और बढ़ गई, 76,000 भी हो जाए, 75,000 हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जितनी अब रहेगी ना इन 26,000 में, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर डाउन जाएगी और 5 नंबर डाउन जाएगी। तो क्या आप पहले से सोच के नहीं चल सकते मैं 4-5 नंबर ज्यादा मेहनत करूंगा? तो आप ये बातें तो दिमाग से निकाल दो कि 26,000 वैकेंसी है और 75 होती तो मैं लग जाता, 26 में मैं नहीं लगूंगा। ठीक है, जो नहीं लगता वो जब भी नहीं लगेगा, क्योंकि 70 लाख में से तब भी 75,000 ही लगते, और 70 लाख में से अब भी 26,000 ही लगेंगे। ठीक है, तब भी 69 लाख कुछ को बेरोजगार रहना पड़ेगा, और अब भी 69 लाख कुछ को ही बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बच्चों आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए अगर आप तैयारी पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो। हाँ, मैं ये वीडियो जो लेकर के आया हूं ये बताने जरूर आया हूं कि भाई आज चूंकि आप प्रेफरेंस की चॉइस भरने वाले हो, तो मैं आपको एक एक नौकरी की खास बात बताने वाला हूं। बहुत शानदार ये वीडियो रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, पर बच्चों एक एक कॉलम एक एक बात क्लियर हो जाएगी फॉर्म की। एसएससी जीडी 2024 के लिए, ये 2024 की नौकरी है बच्चों, 22 में आई थी। हालांकि ये लगातार सालों में निकली, 23 इन्होंने स्किप कर दिया। मैंने बोला था इस साल नौकरी नहीं आएंगी, तो 23 इन्होंने साल स्किप किया, नौकरी इस साल दे दी। अगली जो साल है 25 वाली दे दिया उसको नाम, 23 वाली कोई जॉब नहीं है एसएससी जीडी की, तो इसको 24 नाम दिया गया। हमें 24 दो 23 दो, आई तो अभी है वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अवतार बैच 2.0, और इसका नाम 2024 है, इसलिए इन्होंने एज भी एक 2024 को ही मांगी है, इसका एक कारण भी है।
ठीक है, अवतार 2.0 हमारा न्यू बैच आएगा, ये सबको पता था। पहला अवतार बैच हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन मैथ्स रह रहा है, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। पहले दिसंबर से, दिसंबर की पहली डेट से ये बैच आ रहा है आप सब लोगों के लिए। जिनके पास अवतार बैच ऑलरेडी है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, उनको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन खरीदना किनको है, जिन्होंने पहला बैच नहीं लिया था वो इस बैच को परचेज कर सकेंगे 1 दिसंबर से के बाद यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुने। तो आपको सारी नौकरियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। पहले मैं बताता हूं एसएसएफ के बारे में। तो जो बच्चे मान लीजिए महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, वो बहुत ज्यादा पसंद, या असम का बच्चा बहुत ज्यादा पसंद एसएसएफ को नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑल लाइफ ये नौकरी केवल और केवल दिल्ली ओनली, ये सिर्फ दिल्ली में रहती है पूरी लाइफ। अब जो बच्चे दिल्ली पुलिस को चॉइस भरते हैं, जो दिल्ली पुलिस को पसंद करते हैं, तो एसएसएफ के लिए वो मरते हैं। दिल्ली पुलिस 12वीं पास को मिलती है, एसएसएफ 10वीं पास को ही मिल जाती है। सैलरी वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, लगभग उतनी ही बन जाती है। और बच्चा वर्दी भी आपको एसएसएफ में मिलती है, ये रही वर्दी आपकी सेम, ठीक है। और यहां पर इसका काम क्या होता है कि दिल्ली में जितने भी मंत्रालय सचिवालय हैं, हालांकि जो अब नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाई ग्रेड बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें तो सब में सीआईएसएफ लगा दी गई है, सब में। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको बी ग्रेड और सी ग्रेड बिल्डिंग बोला गया है दिल्ली के अंदर, उन सब में एसएसएफ ही रहती है। क्योंकि एसएसएफ सीआईएसएफ करती है ड्यूटी बहुत टाइटली, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन एसएसएफ के में इतना टाइटली नहीं हो पाता है। तो इसलिए हालांकि यहां भी सब कुछ चेक करना पड़ता है इनको, भैया इनका काम ही ये है कि ऑथेंटिक पर्सन ही अंदर जाए मिनिस्ट्री में। अपना आई कार्ड दिखाओ, जो आई कार्ड अंदर के लिए अलाव है वही अंदर जाएगा, वरना तो आप मत जाइए। रिसेप्शन से कार्ड बनवाइए, ऑफिसर से अंदर से कॉल करवाइए, वो रिसेप्शन पे कॉल करेगा, अगर ये कार्ड बना देंगे आपका रिसेप्शन वाले, हम आपको अंदर जाने देंगे। ये इसका काम होता है। अंदर लगे वाहनों वगैरह, जो पार्किंग वगैरह, उनमें भी सही सुव्यवस्थित तरीके से रहे, ये भी एसएसएफ का ही काम है। तो एसएसएफ का काम तो ये है। और भैया 2 छुट्टी इनको हफ्ते में मिलती हैं, वीकली 2 ऑफ मिल जाते हैं। तो ये ऑफिस की सी ही ड्यूटी रहती है और 8 घंटे की जॉब रहती है, ठीक है। तो भाई इसमें तो फुल फैमिली टाइम है। ये तो दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वर्दी की भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मजे ले रहे हो आप सिविल वाले। चलो, बफ आ रहा होगा इस टाइम, आता ही है बफ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना। सीआईएसएफ के बारे में बात करूं तो भैया सीआईएसएफ एक ऐसी नौकरी है कि भारत में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो प्राइवेट, अगर उसको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो सेमी प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट के, ठीक है, खुद के हों, तो उद्योग, एक मेट्रो भी, जैसे दिल्ली मेट्रो है, एक उद्योग ही है। तो दिल्ली मेट्रो में रहेगी क्या, यही रहेगी सीआईएसएफ। जैसे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट चाहे किसी का प्राइवेट भी किसी ने बना रखा है, तो वहां भी आपको यही सेवा देती हैं। तो सीआईएसएफ का काम हो गया स्पेशली बच्चों जो औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, ये नाम में देखो, ये सीआईएसएफ, सॉरी इसमें गलत लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये है औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो औद्योगिक वही, जैसे मेट्रो भी एक उद्योग है, वायुयान भी एक उद्योग है, तो हवाई अड्डों वगैरह पे भी आपको सीआईएसएफ ही देखने को मिलती है। तो भाई सीआईएसएफ का तो कोई ऐसा काम ही नहीं है, तो बस औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए है कि कोई भी यहां पर गलत लोग प्रवेश ना करें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एसएसबी। एसएसबी का काम है, एसएसबी बच्चों सबसे शांत बॉर्डर कौन से, अगर आप बोलो जो भारत से लगे हुए बॉर्डर हैं, वो भूटान का बॉर्डर बहुत शांत है। भूटान की सेना कभी नहीं सोचा होगा कि भारत पर आक्रमण कर रही है। नेपाल की सेना, यहाँ के लोग एक दूसरे में भी जा सकते हैं और बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। अपना आईडी कार्ड दिखा दो, भारत का आईडी कार्ड नेपाल में चलेगा, नेपाल वालों का भारत में। और कई जगह तो भारत
में नेपाल वालों को गवर्नमेंट जॉब भी है, सीधा सीधा आर्मी में भी नेपाल के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश की सुरक्षा भी ये लोग कर रहे हैं। तो भूटान और नेपाल के बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं, लेकिन इन बॉर्डर के थ्रू, जैसे भारत तो अपनी पूरी सुरक्षा रखता है, लेकिन मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है, भारत में गलत तरीके से एंटर करना चाहता है, तो वो क्या करता है, पाकिस्तान वाला पहले नेपाल में आ जाएगा, भूटान में आ जाएगा, क्योंकि उनकी उतनी अच्छी सुरक्षा है नहीं, और वो फिर उनके माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। भारत में और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत भूटान, तो वहां पर ऐसे लोग प्रवेश ना करें, उस सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो ये एसएसबी ही करती है, सशस्त्र सेना बल। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान इनके लिए नौकरी हो जाती है, और आप देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। यूपी के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे से सूट करती है, क्योंकि आपको यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही ये बांग्लादेश और भूटान का और नेपाल का बॉर्डर यहीं लगता है, इन दोनों राज्यों से, हालांकि और भी राज्यों से टच है। तो सीआरपीएफ की बात करें, हाँ, सीआरपीएफ की ये फुल फॉर्म है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें क्या है बच्चों कि ये जो है नक्सल प्रभावित एरिया में अगर कहीं लगेगी, नक्सल विरोधी, आपने सुने होंगे नक्सली हमले में 2 जवान शहीद, तो आपने कभी वो आर्मी के जवान नहीं सुने होंगे, ना कभी वो सीआईएसएफ के सुने होंगे, तो वो कौन होते हैं, सीआरपीएफ के। ठीक है, तो सीआरपीएफ वास्तव में बहुत तगड़ा काम करती है। देश में आंतरिक सुरक्षा का अगर कोई जिम्मा रखता है तो वो सीआरपीएफ के ऊपर ही होता है। देश में कहीं भी दंगे भड़के तो सीआरपीएफ ही लगा दी जाती है। अब जम्मू कश्मीर में भी अगर सबको शांत करना पड़ा था, 370 धारा हटाई थी, तो सीआरपीएफ ही भेजी गई थी, क्योंकि देश का आंतरिक मामला है, तो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी इन पे ही होती है। मान लीजिए चुनाव वगैरह में पुलिस की जरूरत पड़ी, अब पुलिस सेंटर के पास एक ही है, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस, तो रिजर्व में पुलिस रहती है। ये हर राज्य की अपनी पुलिस है, यूपी की अलग है, बिहार पे अपनी राज्य की पुलिस अलग है ना, ऐसे हर राज्य, महाराष्ट्र की अलग पुलिस है, वेस्ट बंगाल की अलग पुलिस है, लेकिन एक देश की पुलिस भी तो होती है, तो देश की ये पुलिस ही है। तो जहां किसी राज्य पे असमर्थ हो जाता है राज्य कि मैं अपनी पुलिस व्यवस्था काबू नहीं कर पा रहा हूं इसको, तो वो सेंट्रल से मदद मांग सकते हैं, देश से मदद मांग सकते हैं, तो फिर सीआरपीएफ जाती है वहां पर बहुत बड़ी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उन राज्यों की पुलिस फोर्स से बहुत मजबूत होती है, इनकी ट्रेनिंग काफी मजबूती से दी जाती है। चलो आईटीबीपी के बारे में बता देते हैं। तो भैया ये इंडो तिब्बतियन, तिब्बत क्या है, तिब्बत को चीन ने कब्जा रखा है अब, तो चीन वाला बॉर्डर, तो तिब्बत तो गया चीन में, तो इंडो और चाइना बॉर्डर पर ही अब ये आईटीबीपी रहती है। हालांकि तिब्बतियन कुछ लोग चीन में जाने के इच्छुक नहीं हुए थे, तो वो भारत में ही रहते हैं। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत तिब्बतियन देखने को मिल जाएंगे, धर्मशाला वाला वगैरह जगह पे। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच सीमा की रक्षा के लिए, तो भारत और चीन भारत के अंदर ना घुस जाए, तो उस बॉर्डर की जो सिक्योरिटी करते हैं वो ये है। आर्मी नहीं, आर्मी तो भाई युद्ध के लिए आती है आगे, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी रखना इनका है। पाकिस्तान का बॉर्डर, बांग्लादेश का सिक्योर रखना बीएसएफ का जिम्मा है, चीन का बॉर्डर सिक्योर रखना आईटीबीपी का जिम्मा है। लेकिन अगर युद्ध करने की बात होती है तो आर्मी आती है, मालूम है ना इस बातों का। ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी करते करते आपने सुने होंगे बीएसएफ के जवान शहीद, उसके जवान शहीद, इसके जवान शहीद, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी पर बेचारे युद्ध के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी वहां बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के सिक्योरिटी पहरा दे रहे हैं। उस दौरान कोई मतलब उनको थोड़ी पता है अगले वाले क्या सोच रहे हैं, कितनी गंदी मानसिकता से वो लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसी बुरी खबरें। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो एक प्रकार से ये भी आपकी बॉर्डर की पुलिस है, वो रिजर्व पुलिस थी सीआरपीएफ, और ये भी एक पुलिस है। तो बच्चों यहां अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी सबसे अच्छी, क्योंकि पहाड़ी एरिया में एक रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है कई बार, इतनी ऊंचाई पर ये लोग रहते हैं, बहुत ठंड में रहते हैं, तो यहां पर सैलरी बहुत हाई होती है औरों के मुकाबले। जैसे मान लीजिए आप किसी सीआरपीएफ में हैं, तो सीआरपीएफ में अगर आपको 40,000 सैलरी मिल रही है 40,000 के आसपास, तो इसमें हो सकता है आपकी 65,000 हो। ऐसा अगर आप बहुत हाइट पर बैठे हैं तो इतना फर्क भी हो जाता है सेम पोस्ट पर। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी आईटीबीपी में बनती है। तो बच्चों लेकिन इलाके भी थोड़े से दूर सुदूर ही रहना पड़ता है। चलो
अब मैं आपको असम राइफल की खास बात बता देता हूं। असम राइफल को वो लोग चुनते हैं, आईटीबीपी को भी उत्तर पूर्वी वाले राज्य वाले बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्यालय दिल्ली में भी नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। शिलोंग में इसका मुख्यालय है, तो इसका दिल्ली से भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो वहीं हेडक्वार्टर बना रखा है क्योंकि सारी फोर्सेज ही ये वहां है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर कोई असम राइफल में भर्ती होता है तो उसकी पोस्टिंग कभी भी इधर होने के चांस नहीं है, वो पूरा टाइम उधर ही रहेगा। ठीक है, तो आर्मी वाली इसकी वर्दी होती है। आप देखो सबसे ज्यादा अगर मैचिंग वर्दी है आर्मी की, तो आर्मी की वर्दी असम राइफल में होती है। अगर आपको आर्मी की वर्दी पहनने का शौक है तो आप असम राइफल चुनिए, पूरे तरह से आर्मी की तरह ये काम करती है, और ये उत्तर पूर्वी राज्यों की आर्मी है, ये समझ लीजिए। उधर के राज्यों को सिक्योरिटी यही फोर्स देती है, असम राइफल। असम के लोगों के लिए, मेघालय के लिए, मणिपुर के लिए, मिजोरम के लिए, और मैं कहूं अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, उनके लिए तो ये फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि उनको तो अपने घर की सी जॉब लगती है। ठीक है, तो वो लोग इसको फर्स्ट चॉइस फिल करें, क्योंकि यहां भी सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, सैलरी हाई यहां भी रहती है, तो वो लोग इसको फर्स्ट प्रीफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ के लोग क्योंकि इनको बहुत दूर पड़ती है, तो वो लोग शायद इसका है तो भारत ही हालांकि, पर चुनते कम है। अब बच्चों बीएसएफ, तो बीएसएफ में बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग या पूरे भारत से ही लोग होते हैं। तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, अगर आपको बिल्कुल कि देश के लिए मुझे मरना मिटना है, देश के लिए ही मुझे सबसे फ्रंट लाइन में रह करके रखना है, इसकी सुरक्षा रखनी है, तो भाई वो बीएसएफ को चुनते हैं। बहुत ज्यादा देश प्रेमी लोग इसको, यानी आपको सबसे ज्यादा मतलब अगर दूसरे की आर्मी देखनी है, उनसे टकराव देखने, सब कुछ देखने, तो वो बीएसएफ को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, वहां के गांव जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं उनको सुरक्षा वगैरह देना, सब इनका काम होता है। सीमा पर तस्करी होती है, मान लो पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत ज्यादा तस्कर आते हैं, ठीक है, उनको रोकना करना वो इन्हीं का काम होता है। घुसपैठ कोई ना करे, आतंकवादी जो घुसपैठ होती है वो इनका ही काम है। सीमा पार खुफिया जानकारी एकत्रित करना, सीमा पार क्या चल रहा है खुफिया जानकारी भी ये लोग एकत्रित करते हैं। बच्चों आप सुनते होंगे एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, ये क्या है, फिर ये कहां से आते हैं? तो ये इन्हीं फोर्सेस से, जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, इन्हीं फोर्सेस से अच्छे अच्छे कमांडोज को निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई वो अलग से कोई भर्ती होती है। ठीक है, तो आपका अगर फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हो तो इन्हीं से निकाल लिया था। उम्मीद है कि आपको सारी फोर्सेस के बारे में एक अच्छी समझ अब हो चुकी है, और अब आप अपना डिसीजन लेने में बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। अब देखिए बच्चों, अब अपना फॉर्म, अब मैं फॉर्म फिलिंग के लिए वीडियो है ना, तो इसके लिए भी तो जरूरी है ना ये बात जानना। तो भाई मैं काम तो इसके लिए आया था, लेकिन अभी मैं चॉइस भी भरवाऊंगा। मैंने सारी फोर्सेस के बारे में आपको बता दिया है। अब हम फॉर्म भरने की बात कर लेते हैं। फॉर्म कैसे भरना है बच्चों? तो देखिए, अगर आपने एसएससी का कोई फॉर्म अब तक नहीं भरा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके बेसिक डिटेल है वो भर दीजिए। अगर आप पहली बार एसएससी की साइट पे आ रहे हैं, अब तक एसएससी का किसी भी भर्ती का फॉर्म नहीं भरा, तो आपको रजिस्टर नाउ करना होगा। और अगर आपने पहले कुछ भी भर रखा है तो आपको लॉगिन करना होगा। यूजर नेम आपका पहला यूज हो जाएगा, पासवर्ड आपका यूज हो जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ का शायद रहता है, बनाते हैं, और ये यहां लिखा होता है, उसको लॉगिन कर लीजिए। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो जो डिटेल आपने पहले भरी होंगी वो सब आ जाएंगी। अब आप कहो सर हम तो भूल गए पासवर्ड वगैरह, तो फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरवाएगा, उस पे ओटीपी वगैरह, और उस पे ही आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेज देगा, उससे फिर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, क्लियर? तो जब ये ऐसे ही आप लॉगिन करते हो अपना वो पासवर्ड और यूजर आईडी डाल के, तो ये एक फ्रंट पेज खुलेगा आपका इस तरह से। तो इस पे आपको क्लिक करना है कांस्टेबल जीडी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई पर, अप्लाई, क्योंकि आपका ये खुलेगा तो आप यहां पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही ये देखिए, हर एक कॉलम की बात बता रहा हूं, ये ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। ऑलरेडी अगर कुछ चेंज करना होगा तो चेंज भी किया जा सकता है।
ठीक है, ये ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, लेकिन ये चेंज यहां नहीं कर सकते। जब आपके रजिस्टर वहीं पे करेक्शन का ऑप्शन आता है, अगर आपने पहले कभी कोई गलत डिटेल भर रखी है तो चेंज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आकर के लॉगिन करने के बाद यहां पे नहीं भर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये पहले ही जो आपने फॉर्म में गलत तो भरा नहीं होगा, वही सब यहां पर दिख जाएगा आपको। आपकी एज भी वो खुद ही काउंट कर लेगा। 23.1 जनरल वाला तो भर ही नहीं पाएगा, यानी ये ओबीसी वाले का ही फॉर्म होगा, वरना ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपने जनरल भर दिया तो। 23.1 पे तो 23 तो लास्ट है। चलिए, जेंडर मेल है, ओबीसी है, नेशनलिटी, ये सब कुछ खुद भरा हुआ है, खुद। क्लास 10th का वहां आपने भरा होगा, ये सब खुद भरा हुआ है। ये करना है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ये आपको करना होगा नो। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो करना, हो तो यस करना। अगर आपने यस किया तो ये कॉलम भरने पड़ेंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो ये खुल जाएंगे अपने आप, नहीं हो तो भैया ये सब कुछ बंद है, ये आपको भरने ही नहीं है, ये आपके लिए है ही नहीं, आप इनमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब आपको और क्या करना है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप बच्चों एज रिलैक्सेशन अगर आप 23 ईयर से ज्यादा के हो तो आपको यस करना होगा, ओबीसी एससी एसटी में आते हो। और अगर आप जो है ज्यादा के हो तो, अगर आप नहीं हो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो नो कर दिए। चाहे आप ओबीसी एससी एसटी में लेकिन 23 से कम के हैं तो आप नो भर दीजिए, फिर आपको यहां कोड ही नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने, क्योंकि ओबीसी तो हमारा पीछे भर चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ तो जनरल में काउंट करने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर अगर यस भरते हैं, अगर आप 23 साल से प्लस के हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि आप ओबीसी एससी एसटी में हैं, तो यहां पर फिर आपको वही कोड चुनना होगा। जैसे ये बच्चा ओबीसी का है तो इसको क्लिक करेंगे तो ओबीसी 2 पे आ रहा होगा, एससी 3 पे या ऐसे कुछ आ रहा होगा, वो सेलेक्ट कर दीजिए। आर यू ए नेशनल कैडेट कोर्प्स, यानी एनसीसी के आप जो है सदस्य हैं, तो अगर यस हो तो, और नहीं हो तो नो कर दीजिए। तो भैया इसने नो कर दिया क्योंकि ये नहीं था। अगर आप यस करेंगे तो ये फिल करने पड़ेंगे कि टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी, ठीक है। और फिर अगर वेरीफाई का मतलब फिर से वही डालो, यानी 2 बार वेरीफाई करना है। एक बार तो भर दिया बी, फिर दूसरी बार मान लो कर दिया बी, तो ये सही है। अगर दूसरी बार में ए कर दिया तो ये गलत है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फॉर्म। तो वेरीफाई इसलिए करवाता है कि कंफर्म है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है आपने। चलो बहुत सही, अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी। नो करोगे तो इनको कुछ नहीं भरना, ये फिर आपके लिए है ही नहीं। प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो भैया एसएससी जीडी में अब आपको सेंटर क्या डालना है। देखिए इस बच्चे ने आगरा मेरठ लखनऊ डाला है, मेरठ पहले पे डाल सकते हो, आगरा यहाँ डाल सकते हो, लखनऊ यहाँ डाल सकते हो, ये सेंट्रल रीजन वाले में आते हैं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन के हो तो भैया नॉर्दर्न रीजन में कैसे पता चलेगा, अगर आपने दिल्ली सेंटर चुन लिया है तो नॉर्दर्न रीजन में आओगे। वैसे दिल्ली वालों को आजकल बहुत दूर भेजा जाता है, मैं तो कहूँ अगर आप यूपी के हो ना तो दिल्ली का भरना चाह रहे हो सेंटर तो यार यूपी के ही भर लेना। मेरठ वाले मेरठ में रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आपने देखा दिल्ली सेंटर जिन्होंने डाला था वो पटना तक गए हैं पेपर देने, ठीक है। और जिन्होंने यूपी डाला था ना मेरठ वगैरह, वो मेरठ के मेरठ में ही रहे हैं, ज्यादा ज्यादा बरेली चले गए हैं बस, ठीक है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आप देख लीजिएगा ये मीडियम जरूर डाल देना। बच्चों ये कोड कहाँ से लिए जाएंगे, अगर आप कहो सर ये कोड वर्ड, बच्चों कुछ नहीं है, जैसे ही आप एक क्लिक करोगे अपने आप आगरा ढूंढोगे अपने आप कोड आ जाएगा, ठीक है। ये कोड वर्ड को आपको टेंशन लेनी नहीं है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में देना है, तो अगर आप हिंदी में ही दोगे ज्यादातर, पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा सर मैं यहाँ हिंदी चूज कर लेता हूं तो क्या मैं फिर इंग्लिश में नहीं आएगा क्या मेरा क्वेश्चन? बिल्कुल आएगा बच्चों, क्वेश्चन तो देखिए वहां पर क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो ऊपर यहां लिखा रहता है हिंदी और यहां ड्रॉप डाउन रहता है, हिंदी में चल रहा है, ठीक है। और जैसे इसको करोगे इंग्लिश तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में दिख जाएगा, यहां पे क्लिक करके हिंदी की जगह इंग्लिश ऐसे तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिख जाएगा। लेकिन अब ये हिंदी क्यों भरवा रहा है फिर यहाँ, इसलिए भरवा रहा है ताकि यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका हिंदी आ सके। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, हर किसी की स्क्रीन पे होता है इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहो इंग्लिश में भी दिख जाएगा, ठीक है। वो पहले दोनों में दिखाई देता था अब, लेकिन शायद हिंदी का हिंदी वालों को दिखता है, इंग्लिश का इंग्लिश, वो करना पड़ता है अब,
क्योंकि इस क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं तो छोटा दिखता था, बच्चों की ये शिकायतें थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी फिर दोबारा लिख दो, भैया हिंदी भरा है ना, पक्का हो ना, पक्का हो ना, इसलिए वेरीफाई करवाता है। स्टेट ऑफ यूटी डोमिसाइल, आपका स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, वेरीफाई कर दो, पक्का है ना, कभी वैसे डल गया हो आपसे गलती से, इसलिए वो पक्का करता है वेरीफाई करवा के। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अब आपका डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी देखिए हर किसी को यहाँ डोमिसाइल बनवाना ही पड़ेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी जाति के हो। सर हम तो जनरल कैटेगरी के, हमें भी बनवाना पड़ेगा, 100% बनवाना पड़ेगा बच्चों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर किसी बच्चे को चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हर बच्चे को नहीं चाहिए। जनरल वाले बच्चे को, यूआर वाले बच्चे को नहीं चाहिए, बाकी सबको जाति भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन डोमिसाइल सबको चाहिए। अब डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश के हो तो भैया स्टेट ऑफ डोमिसाइल वही डालोगे। अब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो इससे पता लगा लेगा बॉर्डर में आ रहे हो आप या नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो वो टेंशन भी आपको नहीं लेनी है, वो खुद देख लेगा, बस अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है जिससे आपका डोमिसाइल बना हुआ है। अब देखिए पिछली बार इस कॉलम ने बहुत दिक्कत की थी, शायद 20वें पे था या 21वें पे ही था पिछली बार भी। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर, ठीक है, आप अगर किसी दूसरे स्टेट से माइग्रेट हुए हो, माइग्रेट मतलब बसे हो कहीं जाकर, अगर ऐसा हो कि भैया हम बिहार में थे पहले लेकिन अब हम महाराष्ट्र में बस गए हैं, हमें महाराष्ट्र का ही फायदा लेना है, तो आप इसको फिर यस करोगे, और इसको भी फिर यस करोगे, दोनों को यस करना पड़ेगा अगर आप ऐसा फायदा लेना चाहते हो। लेकिन आप जिस स्टेट में पैदा हुए हैं उसी में रह रहे हैं, उसी का डोमिसाइल आपके पास है, तो आप इसको नो ही करके चलना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पिछली बार बच्चों ने ये तो यस कर दिया, ये नो, इसका मतलब सबको जनरल में डाल दिया उन्होंने, फिर चाहे कोई एससी का था या कहीं का भी था। तो बच्चों इसमें यस बस इसको सब छोड़ देना, आप जैसे इसको नो भरोगे तो इसमें एक कॉलम अपने आप बंद हो जाएंगे, ये कुछ नहीं भरना आपको, ठीक है। आप कहीं किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं बसे हैं तो नो ही भरना। चलो क्लियर एकदम, आगे बढ़ो, कोई संख्या नहीं दिख रही, आगे देखो। नेक्स्ट स्टेट ऑफ यूटी ऑफ ओरिजिन, ये भी उन्हीं को भरना है जो माइग्रेट किए। माइग्रेट मतलब जैसे मैं वेस्ट बंगाल का महाराष्ट्र में बस गया तो वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ ओरिजिन उनको ही डालना है, महाराष्ट्र ऊपर डल गया, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र तो पिछले में आ गया डोमिसाइल वाले में कि आप किस डोमिसाइल किसका रखते हो, तो इसलिए बच्चों वो टेंशन भी नहीं लेनी है। तो यहां पर ये कॉलम भी आपको नहीं भरने, अगर ये नो कर दिया ये सब बंद हो जाएंगे अपने आप। और अगर आप कैंडिडेट बिलोंग्स टू, बेटा देखिए 21.1 से 21.4, यानी अगर आपने ऊपर नो कर दिया तो 21 वाले सारे कॉलम बंद है। अब 22वें पे आ रहा हूं, 22वां आपका खुद ही, चूंकि रजिस्ट्रेशन में आपने नो भर दिया है कि आप नक्सल अफेक्टेड एरिया से हैं तो वहीं भरवा ले गए रजिस्ट्रेशन के टाइम, नो तो यहां नो अपने आप भरा हुआ आएगा। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं नो तो नो ही भरा आएगा। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कैसे पता लगेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम भरना होता है, तो भाई नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट में, आपका अगर वो डिस्ट्रिक्ट है अपने स्टेट का चेक कर लेना, तो आप उसको वहां रजिस्ट्रेशन टाइम यस करें तो फिर यहां यस आएगा, फिर आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाली कट ऑफ में जगह मिल जाएगी, ठीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है। अब प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सीएपीएफ, अब पोस्ट प्रीफरेंस कैसे डालें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। मैंने तो आपको सारी फोर्सेस के फायदे और नुकसान सब कुछ बताया है, सैलरी वगैरह से सबके लेकर। अब आपको चुनाव खुद करना है, लेकिन मैं मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस है जो मैं बताऊंगा वो सब बच्चों के हिसाब से सही नहीं हो सकती। भाई नॉर्थ ईस्ट वालों के हिसाब से बच्चों मेरी पोस्ट बताई हुई पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बढ़िया हो सकती है, मैं तो पहले पे ऐसे सब बताऊंगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी असम राइफल है, ठीक है। अब जो आर्मी की वर्दी पसंद करता है उसको ऐसे सब में मजा ही नहीं आएगा, वो तो कहेगा मुझे तो एडवेंचरस देखना है, तो एडवेंचर मतलब रोज नई चुनौती, पहाड़ पर्वत घूमना पसंद है तो आईटीबीपी असम राइफल ही चुनेगा, ठीक है। मुझे तो भाई बर्फ पसंद है, मैं तो बर्फ पे बॉर्डर वाला देखना चाहता हूं, बीएसएफ चुनेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से वो ऐसा चुनाव करेंगे। बाकी मैंने आपको जो भरवाई है पोस्ट प्रेफरेंस, पहले नंबर पे HSSF, दूसरे पे बच्चों CISF, नंबर 2 पर, पहले पर ये, तीसरे पर मैंने आपको दी है DSSB। मैं तो आराम पसंद करता हूं, आराम की सी नौकरी दे रहा हूं आपको। नंबर 4 है या फैमिली लाइफ, जिसमें फैमिली में टाइम हो, आगे मैं पढ़ाई कर सकता हूं, उस तरह का क्रम मैंने भरा है। ठीक है, पर सब कुछ मेरे हिसाब से मत चलिएगा, आप अपनी चॉइस से भरिएगा, इसलिए मैंने सारे फायदे नुकसान बताए हैं। सी पर ये भरा है सेंट्रल, मतलब ये चौथे नंबर पे CRPF, और 5वें नंबर पे हमने ITBP को रखा, छठे पे असम राइफल को रखा, और 7वें पे BSF को रखा। ठीक है, ये 7 ही पोस्ट आई, इस बार NIA NCB नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब यही पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही भरनी है, HBDCEFA, और कंफर्म करने के लिए फिर से यही भर दो सेम। ठीक है, अलग अलग मत भर देना, ये फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा कि सेम नहीं है आपकी। वेरीफाई का मतलब है कि आपने देख लो यही भरी है ना, कभी गलती से क्या हो मेरी ये हो गई वो हो गई। हालांकि करेक्शन बाद में भी किया जा सकता है, पर तब पैसे लगेंगे करेक्शन के। तो मैंने ये क्रम आपका भरवाया क्योंकि यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि भैया कौन सी क्या है, तो मैंने ये HH के कोड बता दिए किस किस के क्या है। ठीक है, नोटिफिकेशन से ये लिख दिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन में क्रम आया है वो ये है नोटिफिकेशन का। अब क्या करेगा आपका जो इंटरनेट वाला है ना, इंटरनेट वाला, आप उसको बहुत कोसते हो बाद में, ये इंटरनेट वाले की कोई कमी नहीं है, आपकी कमी है। इंटरनेट वाला ये भर देता है आपकी पहले पे। देखो यही तो किया था उस लड़की के साथ, उसने पहले पे ABCDEFH, उसे क्या पता कौन टॉपर बनेगा कौन, वो तो ऐसे ही भर देता सीधा। पहले BSF मिल जाएगी आपको, अच्छे नंबर करोगे तो। ठीक है, उन्हें लगा भाई BSF चाह रहा, अच्छा मार्किंग लाया है, तो इसको तो इसकी चॉइस की जरूर देंगे। तो ऐसा वहां होता है, और SSF ये लास्ट में चुनता है। ऐसे बड़े शिकार हो जाते हो आप। तो ये था उसका दिमाग इंटरनेट वाले का, आपका दिमाग मैंने बता दिया है बच्चों। तो 25 कॉलम तक बता दिया था पीछे, 26वां कॉलम फिर देख लीजिए, 10th स्टैंडर्ड। 25 कॉलम तक तो बात हो गई थी ना बच्चों हमारी, ये रहा, सॉरी 25वां, 24 तक ये, 25वां ये था हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए आप BA ग्रेजुएट हो तो यहां भरिए। ठीक है, यहां से सेलेक्ट करना, BSc का अपने आप वो देख लेगा 9, और BA का वो अपने आप को ढूंढ लेगा। आप कहो मैं तो 12th ही भरना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो 12th ही भरना। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आप यहाँ 12th ही भरना। रिजल्ट आ गया हो तो ये भरना, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, आपका 10th पे भी काम हो जाएगा अगर यहाँ 10th ही भर दोगे तो। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप यहाँ नहीं जी मैं तो दिखाऊंगा मैं तो अपियरिंग हूँ, फिर ये इसी के डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर वहां तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं पास हो आप, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफाइंग। तो ये सबको 10th भरना है, यहां सबको, ये सबको 10th करना है। ऊपर जो आपके पास हाईएस्ट हो, जिसकी मार्कशीट अभी रेडी रखी हो, ये ऊपर भरना। ठीक है, अब 26वें कॉलम पे आ रहा हूं। तो अब जो 10th क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरी थी, उसका यहां दे दो स्टेटस, पास हो, हाँ जी, पासिंग ईयर दे दो, किस बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड से था तो ये उत्तर प्रदेश से, मतलब स्टेट से दे दिया, स्टेट का नाम यहाँ लिख दिया। नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का नाम यहाँ अपने आप आ जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगे तो इलाहाबाद वगैरह जो भी कुछ आता हो यहाँ लिख देना, इलाहाबाद बोर्ड होता है यूपी वाला। और रोल नंबर यहाँ लिख देना, 10th का परसेंटेज लिख देना, और जो ग्रेडिंग सिस्टम था कुछ टाइम पे तो ग्रेडिंग लिख देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। 10 CGPA है आपका, 8 CGPA जो भी है, फिर ये परसेंटेज और CGPA में से कोई सा एक ही भरा जाता है, या तो आपकी परसेंटेज होगी या आपका CGPA होगा। ठीक है, तो CGPA भरोगे तो ये नहीं भरना, ये भरेगा तो वो नहीं भरना। ठीक है बच्चों, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज? वैसे तो मिलनी नहीं है, पर इसको फिर भी यस कर देना। यानी ये यूं कह रहा है कि अगर आप इस कॉलम को यस कर देते हो और आपका इस भर्ती में नंबर नहीं आता है, तो आपको मंत्रालय की तरफ से हो सकता है प्राइवेट जॉब के लिए सरकार की तरफ से रख लिया जाए, 18-20 हजार नौकरी वाली, वो ऑफर लेटर आ सकता है, और उसके लिए तो वैसे ही कतार लगी रहती है। तो भैया यस कर दोगे तो चांस रहेगा कि नंबर नहीं आया फिर भी कुछ मिल जाए, फिर मतलब प्राइवेट एक नौकरी 18-20 हजार की करते हैं वहां बहुत सारे लोग। ठीक है, पर ये सिर्फ बेरोजगारी का मजाक ही है, यहाँ कुछ
मिलने वाला है नहीं, पर नो करने से ज्यादा अच्छा यस कर दो, ठीक है। बाकी कोई फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये सब कुछ तो पहले से ही भरा हुआ आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में यही भरवाएगा आपसे। और भैया ये फोटो अपलोड वगैरह करवाएगा, चूज फाइल, ये फोटो वोटो पूरा ऐसा ना हो। देखिए इतना बड़ी जगह है, और कई बार फोटो इतने से में आ रहा होता है, तो देख लेना ऐसी ना हो। तो इस फोटो में ये शिकल इतने में भर रही है और पूरी जगह खाली पड़ी है, तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो फोटो पूरा जितना स्पेस था उतने पे भर के बढ़िया आ रहा है। सीना तान के अच्छे से खिंचवाना, और ज्यादा कलरफुल मत करना। मैं इसको भी कहूंगा इसने ज्यादा कलरफुल कर लिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो लाइट शेड के कपड़े पहनोगे, पीछे रख लो ग्रे कलर का शेड, लाइट कलर का शेड पीछे रखोगे तो अच्छा फोटो आता है। ये भी अच्छा फोटो है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। और ये इसके साइन है, अर्जुन वर्मा ऐसे लिख दिया। जैसे मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा अंकित, फिर आगे कुमार, तो बीच में थोड़ा गैप दे करके, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर में लिखना, ऐसे मत लिखना पूरा कैपिटल में। तो ये साइन करने का तरीका गलत होता है, रनिंग हैंड में होने चाहिए साइन। रनिंग हैंड मानते हैं पहला कैपिटल से लग जाएगा, बाकी सब स्मॉल से चल जाएंगे। फिर दो नाम है किसी के, तो दूसरा मतलब सरनेम है, तो वो ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। और सबसे जरूरी कॉलम 30वां है, सबसे जरूरी। अगर आपने ये कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त। आपका फोटो नया होना चाहिए, 24 अगस्त के बाद का होना चाहिए, तो इसको यस भरना। अगर आपने नो कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि आपका फोटो पुराना था, आपने खुद बोला है। नो करते ही फॉर्म रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने फोटो पुराना लगा दिया, और वो कह रहे थे हमने तो 3 महीने पुराना ही फोटो चाहिए बस। और जैसे ही नो किया, इसका मतलब 24 अगस्त से आपका पहला फोटो है, तो कहेगा फॉर्म रिजेक्ट, क्योंकि आपका फोटो पुराना था। उसको पुराने कैसे पता चली? क्योंकि आपने नो कर दिया है। भैया फोटो कैसा भी हो, ये यस भरना, ठीक है। ये अब बात समझ में आ गई सबको, ये यस ही क्लिक करना है। फोटो भी नया खिंचवा लोगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। यहां डेट वेट का कोई जिक्र नहीं है, फोटो पे डेट वेट का कोई जिक्र नहीं है। नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, डाल भी दिए तो भी टेंशन मत लेना। ये यहां पर फिर आगे आ जाएगा एग्री, आई एग्री करोगे, ये क्लिक करने को आ जाएगा। ये वाला भर के फॉर्म पूरा हो गया। ये देखिए यहाँ प्रीव्यू करोगे तो पूरा फॉर्म दिखाएगा, एक एक डिटेल। प्रीव्यू करते ही आप इंटरनेट वाले पे बोल देना, आप मुझे चेक करने दे भाई। प्रीव्यू इसलिए होता है, इंटरनेट वाले को पहले प्रीव्यू ही दबाना पड़ेगा आपका फॉर्म सबमिट करते टाइम। फिर आप देख लो एक एक डिटेल, भाई मुझे चेक करनी है, नाम चेक करवाइए, चेक करवाइए, चेक करवा, कर दिया। एक लाइन में पूरा फॉर्म आ जाएगा पूरा उस पर, ठीक है। जैसे ही प्रीव्यू हुआ तब उसके बाद आएगा, अगर कुछ करेक्शन रह गया एडिट या मॉडिफाई कर दो, नहीं रहा है सबमिट करके जय राम जी की, हो गया काम, ठीक है। प्रिंट यस फॉर्म। अब देखिए वो है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब पेमेंट SC ST वालों को तो नहीं करनी, ना लड़कियों को करनी है, ना एक्स सर्विसमैन को करनी है, उनके लिए तो ये पेमेंट का आएगा ही नहीं। फॉर्म सबमिट, यस ओके डन, आपका काम डन, डेड ना डन। लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी फीस जमा होगी 100 रुपए, उनको ये यस क्लिक करना होगा, भैया हाँ हम फीस भरना चाहते हैं अभी, यस कर दीजिए। आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, या वो ले लेगा इंटरनेट वाला अपने खाते से कटवा के, 100 कटवाएगा आपसे 150 फीस ले लेगा, 50 भरने के भी तो चाहिए उसको। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बैच की इंफॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूं, उम्मीद है कि आपको फॉर्म का एक एक कॉलम मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। सर प्लीज कुछ ऐसा, अगर फिर भी आपका कोई डाउट, 10th क्लास में पढ़ते थे तो मैं कोरोना वायरस चला था, तो मार्कशीट में उसमें डॉलर का निशान बना है, दोस्त लोग बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, अगर भैया वो सबको कोरोना में ऐसा ही दिया है तो फिर आपका भी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोर्ड का काम है। परसेंटेज लिखवा लाओ, वैसे बोर्ड लिख रहा है आजकल वो परसेंटेज, बोर्ड चले जाओगे तो वो काम भी सही हो जाएगा मार्कशीट में। तो NCB नहीं है इस बार, NIA नहीं है। मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। लाइक वाइक कर देना यार, अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है हमने तो। और नीचे हाँ सिग्नेचर वगैरह वो मैंने बता दिया है भैया, वाइट पेज पे करना, लाइनिंग वाले पेज पे मत करना। हिंदी में कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो भी एक्सेप्ट होते देखे हैं फॉर्म। इंग्लिश में कर दिए कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी प्रेफरेंस इंग्लिश के साइन की रखो, और पहला लेटर बड़े से, बाकी सब छोटे से, ठीक है। चलो, तो सारे डाउट्स क्लियर। तो बच्चे अब वीडियो के इसके नीचे कमेंट कर देना, अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो हम किसी
जनरल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में बता देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।